हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट एमपीपीएससी 2025 स्ट्रैटेजी। 2025 की राज्य सेवा परीक्षा के लिए क्या सही रणनीति होने वाली है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं कि डायरेक्शन जो है प्रिपरेशन का वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के उनमें डाउट होते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से शुरू करें, प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस पढ़ें। इन सारे जो ये जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में, इन सबको आज हम एड्रेस करने वाले हैं। इन स्ट्रैटेजी एनीवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आप कोई भी लक्ष्य अगर अचीव करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी जो है, सही रणनीति जो है वो बहुत जरूरी है उसके लिए। और उस पे आपको एक ठीक ठाक टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर भी देना चाहिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट दे आर ऑफ ओपिनियन कि हाँ ठीक है, हम तो पढ़ना शुरू करते हैं और फिर स्ट्रैटेजी अपने आप धीरे धीरे बन जाएगी। पर इससे कई बार आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत हो सकती है और हो सकता है कि आप मेहनत बहुत सारी कर लें पर उसका रिजल्ट आपको ना मिले। राइट। तो स्ट्रैटेजी पे आप आराम से बैठे एक बार अपनी खुद से जो स्ट्रैटेजी है वो चेकआउट करना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज स्ट्रैटेजी is somewhere the bridge between an aspirant and an officer। तो एक एस्पिरेंट और एक ऑफिसर के बीच में जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो ब्रिज है, वो कहीं ना कहीं राइट स्ट्रैटेजी है। और राइट स्ट्रैटेजी प्लस राइट इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है तो आप कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और एनपीपीएससी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दैट। राइट। तो चलिए हम लोग विस्तार से बात करते हैं हर सवाल पे जो आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। सबसे पहला सवाल यही है कि एग्जाम की डेट क्या होगी। और ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी भी है। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं भोला राम के, वो कहीं ना कहीं इसी सवाल को बार बार दोहराते रहते हैं कि एग्जाम कब है, एग्जाम कब है एग्जाम। जैसे कि शोले पिक्चर में गब्बर कह रहे थे कि होली कब है। राइट। तो ऑन अ फनी नोट, बट यस, सवाल जरूरी तो है, क्योंकि एक बार आपको पता होता है कि एग्जाम लगभग लगभग रफली किस टाइम पे होने वाली है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं, है ना। अपना प्लान जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रफली अगर कोई टेंटेटिव मंथ आप मान सकते हैं तो दैट कैन बी द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में संभावित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवा लेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा और मार्च तक प्रीलिम्स जो है वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवा लेगा। नंबर ऑफ पोस्ट भी आशा यही है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक आएंगी और लास्ट टाइम की तरह आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। राइट। अब इससे ज्यादा ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा इस सवाल का कोई रेलेवेंस नहीं है कि एग्जाम कब होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसी सवाल को लेकर, है ना, या फिर ऐसे दूसरे रिलेवेंट सवाल की पोस्ट कितनी आने वाली है ना, डेट क्या होगी, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इन्हीं चीजों को लेकर खोए हुए रहते हैं। राइट। इन्हीं चीजों को अपना जो डेली कॉन्वर्जेशंस होती है उनका टॉपिक ही वही होता है। पर वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में क्या ये चीजें हैं, क्या आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस तारीख को एग्जाम होगी, या कितनी पोस्ट आएंगी, या कब रिजल्ट आएगा, आंसर की कब आएगी। ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप इन पर व्यर्थ जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, वो ना करें। राइट। आपके हाथ में है प्रिपरेशन, तो आपको उसी चीज पे ध्यान देना चाहिए। टेंटेटिव मंथ जो है वो हमें यहाँ पे पता है कि मार्च के महीने में यहाँ पर एमपीपीएससी एग्जाम करवाएगा। तो उसी हिसाब से हम अब आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट आपको करनी चाहिए। एक सवाल आता है एग्जामिनेशन डिमांड का, है ना। तो जब एग्जाम डिमांड की बात होती है तो बहुत लोग इस तरीके से बिना एग्जाम की डिमांड को देखे, बिना रास्ते को देखे राह पे निकल जाते हैं, भागने लग जाते हैं। और इस तरीके से, जैसे कि ये जो इमेज है, इसमें जो डॉग है ये भाग रहा है और इसे लग भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत हार्डवर्क कर रहा है, पर क्या ये हार्डवर्क फ्रूटफुल है? आई डोंट थिंक सो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह लाइब्रेरी जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, पर अगर उनसे आप देखें, एक आधी हफ्ते बाद पूछें कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या किया इस समय पे,
तो या तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होगा, और अगर जवाब होगा भी तो कई बार वो जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं होता है, वो जवाब जो है वो इन लाइन विद द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम डिमांड को कभी समझते ही नहीं है, और डिमांड को समझें कैसे, सवाल ये है। तो डिमांड जो है ना वो आपको दो चीजों से समझ में आएगी, एक सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, राइट। और सॉल्व नहीं भी करने हैं तो एटलीस्ट आप अच्छे से 2-3 बार वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देख लें, अपने दिमाग में बसा लें, एंड इन लाइन विद द सिलेबस। सिलेबस से भी देखना है आपको कि ये सवाल जो है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, प्रीलिम्स में कई बार हम देखेंगे। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रीलिम्स के भी देखने हैं, प्री एंड मेंस बोथ, दोनों का ही पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे आपको समझ आएगा कि एमपीपीएससी क्या पूछता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, और उसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जो जियोलॉजी में जो एजेस होती हैं उनको 3 दिन से पढ़ रहा है। नो, दिस इज कंप्लीटली सेंसलेस, मूर्खता है ये, कि आप प्लीस्टोसीन या जो अलग अलग एजेस हैं, है ना, हेडियन, आर्कियन, उसमें आप 3 दिन लगा दे रहे हैं। और ये तो अतिशयोक्ति हो गई एक तरीके से, मतलब ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। बट बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि इन चीजों में या ऐसी दूसरी व्यर्थ की चीजें जो कि एमपीपीएससी नहीं पूछता है, वहां पे अपना समय जाया कर रहे हो, राइट। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अगेन आउटपुट विल बी जीरो, क्योंकि वो डायरेक्शन सही नहीं है ना। और डायरेक्शन सही रखने के लिए आपको डिमांड जाननी पड़ेगी। अगर आपको डिमांड पता है तो डायरेक्शन अपने आप सही हो जाएगी। और डिमांड दो चीजों से समझ आएगी, किस चीज से? एक सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आई रिपीट, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं बीपीएससी की वेबसाइट से, प्रिंट आउट निकालिए उसका, वो अपने पास में रखें उसका एक फोल्डर, और सिलेबस जो है वो जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे सामने चिपका लें, और बार बार देखें उसे। और याद रखें कि सिलेबस से विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिलेबस को ही बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं तो भी अपने आप में वो बहुत बड़ी जीत होगी, राइट। एक और चीज, हम लोग प्री और मेंस की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का नेचर भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे प्रीलिम्स का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव है, और मेंस का नेचर क्वालिटेटिव है। प्रीलिम्स में आपको ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मेंस में आपको कम पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। मेंस में क्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि आपके आंसर में वो क्वालिटी दिखे। कि क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली द इवेल्युएटर इज जजिंग यू बाय योर कॉपी। जो आपकी कॉपी जांच रहे हैं मेंस में, वो आपको आपकी कॉपी से जानते हैं, वो आपको तो नहीं जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे। तो आपका आंसर जो है वो जितना इन्फॉर्म्ड दिखेगा, जितना वेल स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, जितना वेल प्रेजेंटेड दिखेगा, राइट, उतना ही वो आपको अच्छे नंबर देंगे यहाँ पे, उतना ही बेहतर तरीके से वो आपको अच्छा जज करेंगे यहाँ पे। प्रीलिम्स में चीज थोड़ी अलग है। प्रीलिम्स में आपको एक विषय के बारे में हो सकता है कि बहुत ज्यादा जानकारी ना हो, पर आपके पास में स्कोप ऑफ जानकारी जो है, राइट, आपके पास में जो स्पेक्ट्रम है ऑफ फैक्ट्स वो बहुत बड़ा होना चाहिए। वो 100 सवाल, वो अंतिम 100 सवाल जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हैं, उसके लिए आपको हजारों सवालों से गुजरना पड़ेगा, हजारों फैक्ट से गुजरना पड़ेगा। एंड यस, दिस इज रियलिटी, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, बट अगेन इन दी राइट डायरेक्शन। तो ये है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन और ये है डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। दोनों चीजों पर हमने बात करी, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट थिंग, प्रीलिम्स और मेंस, प्री पढ़े या मेंस पढ़े, बहुत लोगों का सवाल होता है ये, है ना। हम लोग कई बार समझाते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट जो है वो सेम चीज बार बार लेके आ रहे होते हैं, और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आई कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एट वंस। प्रीलिम्स और मेंस सवाल ही गलत है, राइट। कंडीशन ये होती है हमारी अक्सर कि हम लोग सोचते हैं कि भाई मेंस इंपॉर्टेंट तो है, सबको पता है, कहीं ना कहीं इंटरनली वी ऑल नो, है ना, हमारे दिमाग में हम सबको पता है कि मेंस की तैयारी आपको करनी तो पड़ेगी, मेंस से आप भाग नहीं सकते। हम सब कोशिश भी करते हैं कि मेंस की तैयारी करें, फिर आपको लगता है कि अरे प्रीलिम्स फिर से पास आने वाला है, चलो प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, फिर प्री के बाद जब मेंस प्रीलिम्स निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी कर लेंगे। फिर उसके बाद दे दे के महीने कितने बचते हैं, दे दे के आपको 3 से 4 महीने मिलते हैं, और उस समय पे
तैयारी करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय पे पूरा का पूरा सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच करना नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी से स्टार्ट कैसे करेंगे? तो अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, प्रीलिम्स और मेंस, सवाल ही गलत है। और नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस होना चाहिए। दिस इज द आंसर। प्रीलिम्स एंड मेंस एक इंटीग्रेटेड तरीके से आपको तैयारी जो है वो अपनी कंडक्ट करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और मेंस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा संभव है। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें लगेगा कि नहीं प्री और मेंस जो है ये सब बोलने की बातें हैं, है ना। टॉपर्स बोल के चले जाते हैं कि भाई प्री और मेंस जो है वो इंटीग्रेटेड वे से पढ़ना पड़ता है। और आपको समझ में नहीं आता कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड अलग लगती है, यहाँ पे डिमांड अलग लगती है। लेकिन सिलेबस तो एक ही है। ध्यान से देखो कभी सिलेबस को बैठ के, तो आप पाओगे कि सिलेबस एक ही है। और बस अप्रोच जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है दोनों एग्जाम में। तो उस अप्रोच को आपको, दोनों अप्रोच को लेकर चलना है, राइट। अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में होंगे व्हेन यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ना। आप मेंस को अपना टारगेट मान के रखें, पर प्रीलिम्स को इग्नोर भी नहीं करना है। और इसीलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात हो रही है, ताकि जब प्रीलिम्स हो तब आपका प्रीलिम्स भी ना रुके। प्री के 2 महीने पहले मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उस समय पे इंटीग्रेटेड अप्रोच आप फॉलो करें, पर 2 महीने पहले तक तो आप आराम से ये फॉलो कर सकते हैं, है ना। कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट हैं, उन्हें आप फिनिश कर सकते हैं, राइट। और हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे अभी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि कहाँ से शुरू करना है। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई प्री और मेंस जो है वो साथ में पढ़ना है ना। और आपको डिमांड भी समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, आप सिलेबस जो है वो अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा सिलेबस, राइट, जो कि आप लोगों को लगता है कि है ना, सिलेबस को लेकर तो यही ख्याल आता है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कि ये है एमपीपीएससी का सिलेबस और ये है आप। पर ये सिर्फ एक इमेज है, सिर्फ एक मीम है। इसका वास्तविकता से कोई खास लेना देना नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक भ्रांति है, ये भ्रम है, जो कि स्टूडेंट जो है वो खुद आपस में क्रिएट कर देते हैं और फिर उसी से डरते हैं। दिस इज अ घोस्ट विच वी हैव क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स एंड नाउ वी आर स्कैर्ड ऑफ इट। तो सिलेबस जो है वो इतना बड़ा नहीं है। और कहां से स्टार्ट करना है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल नहीं रह जाएगा जब आप सिलेबस को डिकोड कर लेंगे तब। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम सिलेबस को डिकोड करते हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सिलेबस है प्रीलिम्स का और मेंस का वो सेम ही है, राइट। शॉकिंग लग सकता है बहुत लोगों को कि अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बट यस, द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस इज ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप एक इंटीग्रेटेड वे से तैयारी करेंगे तो आप 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन यू कैन फिनिश जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। एक तरफ मैंने आपके लिए ओपन किया है प्रीलिम्स का सिलेबस, ओके। तो आप देखेंगे कि इस साइड पे प्रीलिम्स का सिलेबस है और यहां पे मेंस का सिलेबस है। क्या देख रहे हैं हम प्रीलिम्स के सिलेबस में? यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूनिट 2 है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, राइट। सेम चीज हम मेंस में देखते हैं जब हम बात करते हैं पार्ट ए की। पेपर 1 का जो पार्ट ए है हिस्ट्री, हम उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है? क्या ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है? इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, राइट। उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कल्चरल जो है वो 11th से 18th सेंचुरी की है। यहाँ पे 10th सेंचुरी तक हो गई। उसके बाद मेडिवल पीरियड जो है वो पूछ लिया। यूनिट 3 में ब्रिटिश राजपूता का पूछ लिया, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया आफ्टर इमरजेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पूछ लिया। और क्या बचा हिस्ट्री में? और यही चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे भी है, राइट। कुछ टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के, जैसे कि अब ये जो पहला पॉइंट है, राइट, इसको आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग दिखता है, राइट। बट अगर सोशोलॉजी में आप जाओगे तो सोशोलॉजी में भी, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो सोशोलॉजी में भी ऋण, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम, राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे और वहां से ओवरलैप हो जाएगा इसका। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको मेंस की तैयारी करनी है और जो अप्रोच है वो प्रीलिम्स वाली भी अडॉप्ट कर लेनी है।
भाई हम जब इतना सारा हिस्ट्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही रहे हैं तो साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, साथ में जो फैक्ट्स हैं वो भी देख लें। आप यदि जो भी बुक रेफर कर रहे हैं मेंस के लिए, हो सकता है आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो या फिर आप दूसरी बुक जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो आप उस बुक के साथ में स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम के साथ में आप लूसेंट जो है वो भी देख लें। लूसेंट एक सप्लीमेंट हो जाएगा, लूसेंट से आप फैक्ट जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर लेंगे, और वो याद कर लेंगे तो आपको प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही आएंगे और साथ में मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि 3 मार्कर में आप देखिए ना, 2 मार्कर जो आ रहे हैं वहां पे वहीं से सवाल आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से लूसेंट कर लिया, अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है, अगर आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आप उससे घिस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। राइट, उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड फेज में हो जाएगी, वो प्रीलिम्स भी हो जाएगी और मेंस भी हो जाएगी। राइट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो तो ये हिस्ट्री ऑफ एमपी है ना, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्ट्री ऑफ एमपी। राइट, उसके बाद आप यहाँ पे जब हम ये यूनिट 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं तो इंडियन हेरिटेज कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू एमपी है, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म। से यहाँ पे सब एमपी के संदर्भ में ही देखना है आपको। ये इस पर यहाँ पे जो मॉडर्न डायनेस्टीज हैं ये भी हिस्ट्री ऑफ एमपी ही है। तो आप देखेंगे कि सारी चीजें जो हैं वो ओवरलैप आपको देखने को मिल जाएंगी। कल्चर भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कल्चर आप देखिए कि कल्चर यहाँ पे भी है वहां पे भी है। राइट, फेस्टिवल्स, आर्ट फ्रॉम लिटरेचर यहाँ पे भी है। ये रहा, ये यहाँ पे देखिए मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट। तो कंप्लीट ओवरलैप है। अब आपको यूनिट 1 और 2 अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश करनी है, तो आई विल से कि पहले आप इसे फिनिश करें। राइट, देखें कि क्या क्या कॉमन चीजें हैं और क्या क्या कॉमन चीजें नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई कर लें, तो उन्हें आप अलग से पढ़ लें। जैसे कि हो सकता है कि एंशियंट इंडियन नॉलेज जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो आप इसको फिर अलग से पढ़ लें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ चीज जो है वो तो सेम ही है, तो उसको आप यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूनिट 3 ऑफ प्रीलिम्स, ज्योग्राफी ऑफ एमपी यूनिट 4 ऑफ प्रीलिम्स। यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट बी आपको ज्योग्राफी का देखने को मिलता है। एज इट इज चीजें आपको सेम मिलने वाली हैं। ये देखिए माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक। ये रहा मेजर हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक। सेम है, एकदम सेम है। क्लाइमेटिक फिनोमिनन, एल नीनो, लानीना, एंसो एंड ऑल दैट। ये देखिए एल नीनो, लानीना, कंप्लीट एज इट इज चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज। ये देखिए यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो यहाँ पे ही आ गया, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आ गया। तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? अब हम क्योंकि डिकोड कर रहे हैं अब हम, राइट, और मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी साथ में देखिए, इस चीज को समझिए, तो ही वो आपके जहन में ये बात उतर पाएगी और तो ही आप एक सही स्ट्रैटेजी अपने लिए चॉकआउट कर पाएंगे। राइट, तो बिल्कुल भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। हिस्ट्री ऑफ एमपी आपको लगेगा कि अरे सर ये नया है ना, नहीं, ये देखिए ये इसका ही आगे कंटिन्यूएशन है, अलग से यूनिट मेंस में भी है ज्योग्राफी ऑफ एमपी। सो दिस वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप बहुत आसानी से, भाई जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार उसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। आप एक बार 2 मार्कर्स और 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स अगर देख ही रहे हैं, तो साथ में ये भी देख लें कि यहाँ पे क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। राइट, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे, आप फैक्ट्स भी याद कर लेंगे, क्योंकि एमपी का ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कोई एमपी की बुक से ही पढ़ेंगे, है ना। वो हो सकता है परीक्षा धाम हो, या हो सकता है महेश्वरी जी की बुक हो, या हो सकता है पुणेकर हो, बट एमपी की बुक ही आप रेफर कर यहाँ पे कर रहे हैं। राइट, तो उसी चीज को अगर आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज खत्म हो गई है, तो बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये पॉलिटी का यूनिट 5, 5 यूनिट हम अभी तक प्रीलिम्स की फिनिश कर चुके हैं मेंस के साथ में, और एक पेपर हम मेंस का भी फिनिश कर चुके हैं अभी तक। राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फेडरल एग्जीक्यूटिव, ओके, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। राइट, यहाँ पे जब हम फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे भी अलग से टॉपिक है फेडरलिज्म। राइट, बॉडीज हैं यहाँ पर, तो सारी चीजें जो है वो सेम है। ये अलग से यहाँ पर एमपी का जो पॉलिटी है वो भी आपको दिया हुआ है मेंस में।
इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एमपी, ये देखिए ये रहा इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ इंडिया के भी यहाँ पे अगेन टॉपिक्स आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर भी। ये ओवरव्यू ऑफ एमपी इकोनॉमी। अब एमपी इकोनॉमी में यहाँ पर इतनी चीजें इन्होंने डाल दी हैं और साथ में वहां पे भी है, तो एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा ना। और फिर आप डिफरेंशिएट थोड़ी ना करोगे कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देख लेंगे, है ना। यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस हिसाब से भी हम तैयार रहें। यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पे भी तैयार रहें। राइट, ठीक है जी। साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, और साथ में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन दो यूनिट है, 7 और 9। 8th यूनिट जो है वो करंट अफेयर है, इसलिए मैंने स्किप कर दी। राइट, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो अलग से नहीं पढ़ा जाता। अगर आपको लग रहा है कि करंट अफेयर एक अलग से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, तो बहुत भ्रम में है आप। हालांकि बहुत लोग उसको लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, बट आइडियली अगर आप बात करें कि आइडियली क्या होना चाहिए, तो करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, आप अखबार पढ़ें, अगर अखबार नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई मंथली मैगजीन पढ़ें। राइट, आखिरी में फिर स्पीडी के सहारे मत रहिए फिर आप सिर्फ, है ना। मैं तो डायरेक्टली सोर्सेज भी आपको कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या सोर्सेज रेफर कर रहे हैं। बट फिर आप उसके सहारे रहेंगे तो फिर वो एक अलग से काम हो जाएगा, है ना। डेफिनेटली आप आखिरी में एक सोर्स को पढ़ लें, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली थिंग। और करंट अफेयर्स आपको, मुझे लगता है कि ऐसे भी अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, राइट, अगर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं एक एनरिचमेंट लाना चाहते हैं अपने आंसर्स में मेंस के, है ना। इंटरव्यू भी आप लोग कहीं मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग देंगे, तो वहां पे भी आपको करंट अफेयर्स जो है उससे अवगत रहना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू बी एन अवेयर एस्पिरेंट, तो मैं चाहूंगा कि करंट अफेयर्स आप रोज ही करें। अगर एमपी का रोज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इंडिया का जो करंट अफेयर है वो आप यहाँ पे फॉलो कर लें, और मंथली मैगजीन को रेफर करें। कोई सी भी मैगजीन आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, जीके टुडे है ना, अलग अलग मैगजीन्स हैं वो आती हैं, उनको आप रेफर कर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। राइट, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, यहाँ पे आप देखेंगे कि वही चीज है, ये पूरा का पूरा साइंस हो गया। कंप्यूटर, एज इट इज कंप्यूटर। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंस में इनफैक्ट और ज्यादा डिटेल्ड है ना, और ज्यादा इलेबरेट है चीजें। तो अगर आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया और यहाँ पे एमसीक्यूज भी कर लिए साथ में, तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर फिल्म्स में भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और यहाँ पे भी रख रहा है। राइट, मैथ्स आप अभी चाहें तो अभी कर लें, नहीं तो एग्जाम के मतलब प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी साइंस, 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 इन्वायरमेंट जो है ये अलग से यहाँ पे हो गया। तो साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, ये तीनों चीजें अब यहाँ पे कवर हो गई हैं। हेल्थ में आप देखेंगे तो ये एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे हेल्थ का देखने को मिलेगा आपको। ट्राइब्स ऑफ एमपी, यूनिट 10 है, और ये मैंने सोशलॉजी से लिया हुआ है। तो सोशलॉजी में भी आप देखेंगे तो एक यूनिट में ट्राइब्स जो है वो अलग से मेंशन्ड है। तो अगेन यहाँ पे भी ओवरलैप जो है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस के सिलेबस से ओवरलैप रखता है। करंट अफेयर्स सिर्फ एक अलग से यूनिट है, और अगर हम उसको छोड़ दें, है ना, वैसे तो आप देखेंगे तो मेंस में भी करंट अफेयर से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, बट अगर उसको छोड़ भी दें तो आप देखेंगे कि आप मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स जो है वो मेंस का कवर करके फिनिश कर सकते हैं। अगर आपने मेंस का सिलेबस अच्छे से कर लिया है विद प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको फिर अलग से कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स में। राइट, और मेंस का भी उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही बचेगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे सोशलॉजी एक सब्जेक्ट है जो बच रहा है, सोशलॉजी के बाद एंटरप्रेन्योरशिप है जो एक बच रहा है, एथिक्स बचेगा, हिंदी और ऐसे। और ये चीजें देखने में भली 5 लग रही हैं, पर ये बहुत बड़ी चीजें हैं नहीं। राइट, ऐसे के लिए कभी अलग से तैयारी नहीं होती है। ऐसे तो आप जो पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपको बस हिंदी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग रखनी है उसके बाद, तो ऐसे अपने आप हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको लेकर हम डरें। हिंदी, अगेन आप हिंदी, बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो आपको कहेंगे, बहुत सारे जो मेंटर्स हैं वो आपको कहेंगे कि आप स्टार्टिंग हिंदी से कर रहे हैं, बट वो फाउंडेशन आपका कैसे बिल्ड होगा? फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करने के लिए आपको कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो पहले पढ़ने पड़ेंगे।
हिंदी अगर आप प्रीलिम्स के पहले कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट स्टेज पे होंगे, वो हिंदी अगर पहले करते हैं तो वो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ठीक, अगर आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी, या आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि थोड़ा बहुत और करना है और फिर हो जाएंगे, फिर आप हिंदी ले रहे हो एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट, ग्रेट। बट फॉर बिगिनर्स इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप हिंदी अभी पढ़ें। हिंदी अटेनेबल चीज है, अगर आप फिल्म्स क्लियर करने के बाद भी हिंदी स्टार्ट करते हैं तो वो हो सकता है, राइट। बहुत लोगों को ये कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, बट यस आई कैन वाउच फॉर दैट कि हिंदी उस समय पर भी खत्म हो सकता है, बहुत लोगों ने किया है, राइट। पहले कर लेते हैं, ग्रेट। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इजी है, आराम से हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद भी हो जाएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी प्रीलिम्स के पहले कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो हमने फाउंडेशन बात करी है, जो भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट हमने देखे हैं, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद अगर आप हिंदी और सोशियोलॉजी फिनिश कर सकते हो तो कौन रुक रहा है आपको। मैं तो चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस ही प्री के पहले खत्म कर दें। बट अगेन अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास में यहाँ से कितना समय है मार्च तक, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं है ना। और अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस टाइम को लाइटली ना लें। आपने गाड़ी के जो मिरर्स हैं वहां पे देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो सेम चीज प्रीलिम्स के लिए लागू होती है आज की तारीख में। प्रीलिम्स अभी आपको दूर लग रहा है, पर वो उतना दूर है नहीं जितना आपको प्रतीत हो रहा है वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन मिरर इज क्लोजर देन इट अपीयर्स, प्रीलिम्स इन कैलेंडर इज क्लोजर देन इट अपीयर्स। और फिर टाइम अलॉटमेंट और एक्शन प्लान की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर इस तरफ आप देखेंगे तो ये है थोड़ा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ऑलरेडी काफी तैयारी हो चुकी है, और ये जो मैंने डेडलाइंस ली हैं ये है बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको दोनों फिनिश करना है, पेपर 1 पार्ट ए और यूनिट 1 एंड 2 साथ में हो जाएगी, कोई बड़ा काम नहीं है। 35 डेज आप लें अगर आप बिगनर हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं इन सब्जेक्ट्स को तो आप 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड एमपी दोनों, तो अगेन यहाँ पे पेपर 1 पार्ट बी जो है वो मेन से 1 से पढ़ना है आपको, लिम्स में देखें तो यूनिट 3 और 4 पढ़ना है आपको। दिन कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 25। एक वेटरन स्टूडेंट के लिए 15 और एक बिगनर के लिए 25। 30 भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप 40 ले सकते हैं। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस टाइम पे आप इस चीज पे फोकस करें कि चीज जो है वो अच्छे से हो जाए, आपको दोबारा ना करनी पड़े। सेकेंड टाइम रिविजन होना चाहिए, फिर वो विजन नहीं होना चाहिए, विजन फर्स्ट टाइम हो, अच्छे से हो। 20 to 30 डेज में आप पॉलिटी यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, पेपर 2 पार्ट ए और यूनिट 5। इकोनॉमी 15 to 25 डेज, पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 6। साइंस एंड एनवायरमेंट 20 से 35 दिन लगेंगे, और बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा ज्यादा समय भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 3 पार्ट बी और यूनिट 7। करंट अफेयर्स मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि करंट अफेयर्स जो है ये आपको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स। अगर आप न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा रेगुलरली रेफर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैगजीन भी आप देख सकते हैं। बट करंट अफेयर्स को हम एज अ सब्जेक्ट अलग से ना लें तो ही बेहतर होगा, वो एक जीवन शैली होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर इन एनी केस आप यहाँ पे जीवन शैली बनाने में विफल होते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप आखिरी में स्पीडी और घटना चक्र जैसे सोर्सेस को तो रेफर कर ही सकते हैं, राइट। वन मोर थिंग कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी बहुत जरूरी है, होनी ही चाहिए। बट एट द सेम टाइम प्रीलिम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट एम जो है वो मेंस ही है, लेकिन प्रीलिम्स जो है वो मेंस का एंट्री गेट है, वो द्वार है जिसे पार करके आप मेंस देने के काबिल हो पाएंगे। तो उसे भी हम बिल्कुल लाइटली ना लें, और इसलिए कम से कम प्री के 50 दिन पहले, 50 डेज बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एटलीस्ट, आप हर चीज छोड़ दें मेंस की, जो लंबी लंबी और मोटी मोटी जो किताबें हैं उन्हें रख दें एक तरफ, और प्रीलिम्स पे कंप्लीटली आ जाएं। लूसेंट उठाएं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो उठाएं, जो भी अच्छे नोट्स आपके पास में अवेलेबल हैं आप उसे उठाएं, राइट। और मॉक्स जितने ज्यादा आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और फिर आपकी 50 डेज के लिए वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एमपी जो है वो बहुत अच्छे से करना होता है उस टाइम पे, और
बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करने रहेंगे। सो 50 डेज, एटलीस्ट 50 डेज, है ना? भाई हो सकता है कोई बिगनर स्टूडेंट हो, तो किसी को यहाँ पे 3 महीने भी लग रहे हैं, तो कोई, मैं बिल्कुल इस ओपिनियन का नहीं हूँ कि वो ना दे, ठीक है? बेटर है 3 महीने तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ 2 महीने यहाँ पे एक बिगनर स्टूडेंट जो है वो आराम से दे सकता है, 2.5 महीने भी दे सकता है, राइट? बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि हम देखें कि अभी क्या करना चाहिए, तो अभी आपको जितने सब्जेक्ट आप यहाँ पे से फिनिश कर सकते हैं, प्रायोरिटी पे हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटी लीजिए, इकोनॉमी थोड़ा कम भी ले लेंगे तो चलेगा, साइंस एनवायरनमेंट थोड़ा कम भी ले लेंगे तो चलेगा, पर ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत जरूरी है, राइट? इन तीनों को आप फिनिश कर लें प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत इजी टास्क है ना? और खास तौर पे अगर जो एडवांस लेवल पे हैं जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो ये 90 डे का प्लान है ये पूरा का पूरा, और 90 दिन में आप ये सब का सब खत्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट? तो उसके बाद आप कंप्लीटली प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इसको आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें और थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी, राइट? फिनिश मैं इस इमेज के साथ में करना चाहूंगा आज के लेक्चर को। एक तरफ कछुआ है और दूसरी तरफ खरगोश है, और ये क्लासिक कहानी है जो हम लोग अक्सर बचपन में सुन के बड़े हुए हैं कि कछुआ जो है वो धीरे चलता है और वो जीत जाता है, खरगोश जो है वो बहुत तेज भागता है पर तब भी हार जाता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो। भाई बहुत लोगों को लगेगा कि कछुआ ही बनने का बोल रहे होंगे सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको अगर एक सफल एस्पिरेंट बनना है, अगर आप एस्पिरेंट ऑफिसर ऑफिसर का सफर जो है वो जल्द से जल्द तय करना चाहते हैं, तो आपको दोनों के क्वालिटीज जो है वो चाहिए रहेंगे। आपको एक कछुआ भी बनना पड़ेगा और आपको एक खरगोश भी बनना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है और स्पीड भी जरूरी है, ठीक है? एक ही चीज को रोज लेके बैठे रहेंगे तो वो भी सही नहीं है। एक समयबद्ध तरीके में इन चीजों को फिनिश करें। डेडलाइन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, उस डेडलाइन को मान लें कि इतने दिन में खत्म हो ही जाना चाहिए। थोड़ा बहुत डेविएशन चलेगा पर बहुत ज्यादा यहाँ पे डेविएशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट 2-2 महीने तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन से एग्जाम में यहाँ पर 2 महीने हिस्ट्री पढ़ के ये क्लियर करने वाले हैं, बट दैट इज कंप्लीटली इरेलीवेंट। रेलेवेंस को ध्यान में रखें। और एक और चीज है रेलेवेंस, है ना? हम उस पर शुरुआत में बात कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी रखें, स्पीड रखें, चीजों को एक टाइम बाउंड मैनर में फिनिश करें, रोज पढ़ें और रेलेवेंट पढ़ें। साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे कोई चीज पढ़ रहे हो तो बेटर है कि मान लें कि सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आप ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी टॉपिक को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो, तो बेटर है कि आप उसके कुछ आंसर्स लिख के देख लें। आप कुछ यहाँ पे मॉक्स उठा लें, वहां पे देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन है इससे जो पूछा जा सकता है, राइट? तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन को कंडक्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखेंगे, स्पीड को ध्यान में रखेंगे, रेलेवेंस को ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो है वो आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट, और मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग इन चीजों का अपने प्रिपरेशन में, अपने जीवन में पालन करेंगे। थैंक यू सो मच।